नमस्कार मित्रों। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 जो है उसका शीर्षक है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास और हैप्पीनेस मतलब खुशहाली। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। देखिए, इकोनॉमी में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही शब्दों को देखते हैं और आमतौर पर लोग मानते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही हैं। लेकिन मित्रों, वृद्धि और विकास जो हैं वो एक नहीं है, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। जो वृद्धि है ये एक मात्रात्मक प्रगति को बताता है, ठीक है ना। ये एक डिजिटल इंक्रीजमेंट है, जबकि विकास जो है हमारा ये गुणात्मक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक देश में जो सबसे अमीर आदमी है उसकी प्रति व्यक्ति आय 1,00,000 रुपये है और जो सबसे गरीब आदमी है उसकी प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये है। अब अगर हम 1,00,000 और 10 का औसत निकालें और औसत से देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 50,000 रुपये हो रही है, लेकिन देश की अधिकांश आबादी 70 से 80% ऐसी है जिसकी आय 10 रुपये के आसपास है, तो ऐसे में जो ग्रोथ है, देश की जो वृद्धि है, वो तो आंकड़ों में अच्छी दिखाई देगी, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसकी आय कम है, तो विकास के मापक पर देश जो है वो पिछड़ जाएगा। इसका मतलब जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो केवल मात्रा की बात करते हैं। इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आदमी है जो 1,00,000 रुपये कमा रहा है देश में, और एक दूसरा आदमी है जो केवल 10,000 रुपये कमा रहा है। अब अगर हम इस देश की औसत आय निकालें तो 1,00,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,10,000 और 2 बटे करेंगे तो 55,000 हो जाएगा। यानी जो देश की औसत आय आएगी वो आएगी 55,000 रुपये। अब मित्रों, 55,000 रुपये तो बहुत अच्छी औसत आय दिख रही है, लेकिन इस 55,000 में खास बात यह है कि एक आदमी 1,00,000 रुपये पा रहा है जबकि एक केवल 10,000 पा रहा है। दोनों के बीच में आय में बहुत बड़ा अंतर है, 10 गुने का अंतर है। एक हम दूसरा देश ले रहे हैं, इसमें एक आदमी 55,000 पा रहा है और दूसरा आदमी केवल 45,000 पा रहा है। देखिएगा, एक आदमी 55,000 और एक आदमी 45,000 पा रहा है। अगर हम दोनों की आय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 10,00,000। 5 4 9 10,00,000 हो जाएगी। 10,00,000 बटे 2 यानी 5,00,000। 55,000 और 45,000 तो हो जाएगी 1,00,000। 1,00,000 बटे 2 यानी 50,000। यानी जो औसत आय देश की आई वो 50,000 आई। अब एक देश की औसत आय 55,000 है, इसके पहले वाले देश की, लेकिन उसमें 1,00,000 अकेले एक आदमी कमा रहा है जबकि दूसरा आदमी केवल 10,000 रुपये कमा रहा है। दूसरा जो देश है उसमें एक आदमी 55,000 कमा रहा है जो सबसे अमीर है, लेकिन जो सबसे गरीब आदमी है वो 45,000 कमा रहा है। अगर हमें दोनों में से एक देश चुनना हो तो हम कौन सा देश चुनना पसंद करेंगे, पहले वाला कि दूसरे वाला? हम में से अधिकांश लोग दूसरा वाला देश चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे वाले देश में रहते हैं तो ये संभावना है कि अगर हम बहुत अमीर होंगे तो हम 55,000 रुपये पाएंगे, लेकिन अगर हम बहुत गरीब भी होंगे तब भी हम 45,000 रुपये तो पाएंगे।
जबकि पहले वाले देश में अगर हम बहुत अमीर होंगे तब तो 1 लाख पाएंगे, लेकिन हम अगर गरीब होंगे तो केवल 10,000 रुपये पाएंगे। तो यही मित्रों वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि जो होती है वो अंकीय होती है, डिजिटल होती है, जबकि विकास धरातल पर दिखता है। विकास वृद्धि को ऐसे हम समझ सकते हैं कि संरचनात्मक रूप से दिखाता है, वृद्धि केवल अंकीय दिखाती है, जबकि विकास ये दिखाता है कि उस वृद्धि का बंटवारा कैसे हुआ है। यानी जब हम बात विकास की करते हैं तो उसमें वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने वृद्धि और विकास में अंतर कुछ पॉइंट से आपको दर्शाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीजमेंट इन साइज एंड नंबर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वृद्धि क्या होता है, संख्या और आकार में इंक्रीजमेंट, जबकि डेवलपमेंट रिफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन सर्कमस्टेंसेस। जो परिस्थितियां हैं अगर उनमें सुधार होता है तब हम विकास कहते हैं। अगर गरीब आदमी के पास पैसा पहुंच रहा है तो वो विकास है, अगर अमीर आदमी के पास ही पैसा पहुंच रहा है तो भी आंकड़े बढ़ेंगे, वृद्धि देश की होगी। तो जो दूसरा पॉइंट है, वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है, एक संख्यात्मक मापक है, जबकि विकास क्या है, क्वालिटेटिव मेजर से एक गुणात्मक मापक है। तीसरा है इन्वॉल्व्स द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो साइज और नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ओवरऑल चेंजेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड अदर प्रोग्रेसिव चेंजेस, सभी चेंजेस जब मिलते हैं तो विकास बनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग उदाहरण से आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। समावेशी विकास मित्रों बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ हम कब कहेंगे, कुछ अगर इसको हम डायग्राम को देखें तो हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ है पावर्टी रिडक्शन। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि गरीबी कम हो। गरीबी अगर कम नहीं हो रही है तो वो ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। हो सकता है कि एक देश की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो, लेकिन जो ग्रोथ हो रही हो वो केवल बड़े आदमियों की ही आय में वृद्धि हो रही हो, तो उससे क्या होगा कि आंकड़ों के दृष्टि से तो उस देश की आय बढ़ेगी, लेकिन हम उस विकास को समावेशी नहीं कहेंगे। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगा, लोग बेरोजगार रहेंगे तो लोगों के पास आय के साधन नहीं होंगे, सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो समाज है हमारा उसकी संरचना प्रभावित हो जाएगी। तीसरा है एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी पहुंच सभी तक सुनिश्चित हो। आवश्यक सेवाओं का मतलब हुआ रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी और सैनिटाइजेशंस। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी तक उपलब्ध हों, यही समावेशी विकास का लक्षण है। चौथा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए सभी को अगर मौका ना मिले आगे बढ़ने का तो फिर ऐसे देश के विकास का कोई मतलब नहीं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कब कहलाता है, ग्रोथ इंक्लूसिव तब कहलाता है जब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। स्किल बिल्डिंग, लोगों को उनकी कुशलता को बढ़ाया जाए। गुड गवर्नेंस, जो नीतियां हैं वो जनता के हितों के अनुकूल हों। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और जब ये सब होता है तो इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी वृद्धि, और समावेशी वृद्धि ही समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक। जब हम मानव और समावेशी विकास की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको पता है कि यूएनडीपी द्वारा 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है SDR प्रकाशित की गई थी। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगर हम अभी की बात करते हैं 2019 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 189 कंट्रीज़ में 129 है। तो आप देख रहे हैं कि भारत से ऊपर 128 देश हैं जबकि नीचे केवल 60 देश हैं। तो भारत की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। भारत की स्थिति जो है मध्य निम्न वर्ग में है। और पिछले साल के जो रैंक थी उसमें 1 अंक की इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, जिसे हम बहुत बेहतर नहीं कहेंगे क्योंकि SDR में हम लगातार पिछड़े हुए हैं। तो इसका मतलब
हमने डूइंग बिजनेस और इन सब रिपोर्ट्स में तो काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन मानव विकास में अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जिस पर विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है मित्रों। कुछ अगर हम देख ले रहे हैं 2019 की रिपोर्ट में जो पहली रैंक है वो नॉर्वे को मिली है। प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहली रैंक किसको मिली है, दूसरी रैंक स्विट्ज़रलैंड को है और तीसरी आयरलैंड को है, जबकि चौथी जर्मनी को है। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों देश आपके यूरोप के हैं, तो यूरोप इज़ मच बेटर देन अदर। और नॉर्वे को अगर हम देखें तो जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसका देश है, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ जो है लगभग हर सूचकांक में बेहतर रहते हैं, तो इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। पूछा जा सकता है आपसे किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 3 संकेतकों पर आधारित है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को, तो इसको आप फिर से ध्यान दे दीजिएगा। शिक्षा के इसमें 2 मापक हैं, पढ़ाई के सालों का औसत और पढ़ाई के संभावित साल। तो 2 के माध्यम से हम शिक्षा के दोनों संकेतकों के ज्यामितीय माध्य के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा से नापते हैं और जीवन स्तर का जो घटक है वो प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर से नापा जाता है, और ये जो निकाला जाता है ये क्रय शक्ति समता के आधार पर PPP परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर निकाला जाता है। परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होता है मित्रों, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है, 1 किलो केला हम बात करते हैं, 1 किलो केला भारत में 20 रुपये प्रति किलो है और अमेरिका में $1 है। तो इसका मतलब भारत में जो सामान 20 रुपये में मिल जाता है वही सामान अमेरिका में $1 में मिलता है। तो यद्यपि अगर हम देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट में $1 बराबर 70 रुपये के आसपास पहुंच गया है, लेकिन अगर हम खरीद की ताकत देखेंगे तो $1 की खरीद की क्षमता जो है वो केवल 20 रुपये के बराबर है। तो ये जो क्रय शक्ति समता निकाली जाती है ये एक बास्केट से निकाली जाती है। एक बास्केट की हम कल्पना करते हैं और उसमें हर ज़रूरी सामान भर लेते हैं जो भारत में यूज़ किया जाता है, और वही सामान हम अमेरिका में ख़रीदते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने रुपए का अंतर आ रहा है, और ये जो रुपए होता है इसके आधार पर क्रय शक्ति समता डेवलप की जाती है। क्रय शक्ति समता के आधार पर ये जो है UNDP का जो मानव विकास सूचकांक है ये काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये GDP किस रूप में निकालता है। अगर हम देखें तो इसमें उच्च मानव विकास वाले जो देश हैं उनकी रैंकिंग 0.8 से 1 है। 1 इसका जो है मैक्सिमम है, तो 1 आइडियल है, 1 के पास तो कोई नहीं है। मध्यम मानव विकास में 0.5 से 0.799 है, और निम्न मानव विकास वाले 0.00 से 0.499। तो जो भारत है वो मध्यम मानव विकास वाले देशों में है, लेकिन मध्यम में भी निम्न स्थिति में है। मानव विकास सूचकांक के बाद एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपोर्ट्स पे इंडेक्स पे पूछे जाते हैं, तो हम बात करते हैं ग्रास नेशनल हैप्पीनेस की, जिसको GNH कहते हैं। GNH क्या है मित्रों, आपको जानकारी भी होगी कि GNH जो है ये सबसे पहले भूटान में लाया गया था। भूटान जो है वो मानव विकास के बजाय जो है ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को महत्व देता है, खुशहाली को महत्व देता है, और खुशहाली के आधार पर जो है ये अपने को परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या क्या लिया गया है अगर आप देखें तो उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय इसमें भी है और प्रति व्यक्ति आय आपकी मानव विकास सूचकांक में भी है। दूसरा है सुशासन, सुशासन जो गुड गवर्नेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा पर्यावरण संरक्षण है, और चौथा है संस्कृति संवर्धन। तो जो GNH है इसमें पर्यावरण को भी महत्व दिया गया है, संस्कृति को भी दिया गया है, सुशासन को भी दिया गया है, और आय को तो दिया ही गया है। तो ये GNH बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप तैयार रखिएगा। भूटान जो है 1972 से GNH का पालन कर रहा है, मतलब GNH के आधार पर ही अपने विकास को परिभाषित कर रहा है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस के बाद एक और रिपोर्ट जो आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट चर्चा करने की ज़रूरत है, चूँकि आज जो अन्य देश भी हैं वो भूटान की तर्ज पर हैप्पीनेस की बात करने लगे हैं, और हैप्पीनेस को आधार मान के अब जो है मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ऐसे में UN की एक इकाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, और SDSN द्वारा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है,
तो आप इसको याद रखिएगा। SDSN जो है वो रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और 2020 में अगर हम देखें तो टोटल जो इसमें देश लिए गए हैं 156 लिए गए हैं। इसमें इंडिया की जो रैंक है 144 है। तो इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस में भी बहुत ज़्यादा नीचे है। हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ आप 2020 अगर आप देखें तो फिनलैंड जो है नंबर 1 पर है। आप फिर से वहीं पहुंच जाइए स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में। डेनमार्क नंबर 2 पर है, तो डेनमार्क भी स्कैंडिनेविया का पार्ट है। और स्विट्ज़रलैंड भी ऊपर ही रहता है लगभग। आइसलैंड है और फिर नॉर्वे है, नीदरलैंड है, स्वीडन है। तो पता नहीं वहाँ पे किस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। ये बहुत अच्छा है। अन्य देशों को भी गवर्नमेंट्स को सीखना चाहिए, अपने ऑफिसर्स को वहाँ भेजना चाहिए स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में, ताकि वो देखें, सीखें और वहाँ की पॉलिसीज़ को उसी तरीके से लागू करें। मैं देख रहा हूँ इस लिस्ट में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड, स्वीडन जो है ये सब कंट्रीज़ लगभग पास पास हैं और एक जैसे कंट्रीज़ हैं। तो ये बहुत हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ ऑफ 2020 हैं। हैप्पीएस्ट के जो मानदंड हैं ये 6 मानदंड हैं मित्रों। आप देखेंगे ये मानदंड कितने ब्रॉड हैं। पहला जो मापदंड है ये प्रति व्यक्ति जीडीपी है और पीपीपी पर है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका मानव विकास सूचकांक है उसमें भी पीपीपी के ही आधार पर जीडीपी काउंट किया जा रहा है, और इसमें भी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो पीपीपी के आधार पर ही काउंट किया जा रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो सामाजिक समर्थन है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, सामाजिक किसी चीज़ को कैसा समर्थन मिल रहा है। तीसरा है जन्म के समय स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा। चौथा है जिंदगी के चयन के अधिकार की आज़ादी। मित्रों अमर्त्य सेन साहब लगातार इसकी बात करते रहे हैं। राइट टू चॉइस भारत में बहुत कम है और ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको दिया जाए। पांचवा है उदारता, लिबर्टी, और छठवा है भ्रष्टाचार को मानक बनाया गया है। और इन मानदंडों के आधार पर लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 कंट्री है वो फिनलैंड है। तो इसको आप याद रखिएगा। आते हैं भारत में निर्धनता पर। तो जो निर्धनता है आपको पता ही है कि निर्धनता क्या है। निर्धनता एक प्रकार की स्थिति है, एक प्रकार की वंचना है, एक प्रकार की कमी है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सामाजिक अवस्था है जिसमें समाज का जो वर्ग है वो अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे निर्धनता कहते हैं। निर्धनता को मापने के 2 प्रतिमान हैं मित्रों। एक होता है सापेक्षिक प्रतिमान, रिलेटिव मेजर। रिलेटिव का मतलब हुआ कि हम एक दूसरे के सापेक्ष इसको निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई किसी के सापेक्ष, एक आदमी जिसके घर में 2 कारें हैं वो उस व्यक्ति जिसके पास हेलीकॉप्टर है उसकी तुलना में गरीब है। लेकिन अगर हम जनरली देखेंगे तो जिस व्यक्ति के पास 2 कारें हैं उसे हम गरीब नहीं कहेंगे। तो जो सापेक्षिक जो तरीका है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है लारेंज वक्र और गिनी गुणांक। 2 हमारे यूज़ किए जाते हैं। लारेंज वक्र क्या है? एक काल्पनिक हमने लाइन ऑफ इक्वलिटी मान ली है और इस लाइन ऑफ इक्वलिटी से जो हमारी क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है और उसकी इनकम, उसके हिसाब से हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। और ये जो ग्राफ है ये आप देख रहे हैं लाइन ऑफ इक्वलिटी से ये जितना ज़्यादा दूर होता चला जाएगा उतना गरीबी बढ़ेगी, और ये लाइन ऑफ इक्वलिटी के जितना ज़्यादा पास होता जाएगा उतनी उस देश की जो है गरीबी जो है कम है। तो ये एक सापेक्ष है। एक हमने काल्पनिक लाइन ऑफ इक्वलिटी ड्रा की है तो इसके आधार पर ये निकाला जाता है। और जो गिनी गुणांक है तो इसी का जो काफिशिएंट है, ये जो आपका ये एरिया है, ये एरिया बटे टोटल जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है, इसके आधार पर हम गिनी गुणांक निकालते हैं। गिनी गुणांक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। और ये क्या करता है तो मैंने आपको बताया आय के वितरण की विषमता की माप करता है ये, क्योंकि रिलेटिव है ना मित्रों, एक दूसरे की तुलना में है। ये क्या करता है? वास्तविक लारेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच के क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच के संपूर्ण क्षेत्र के नीचे अनुपात। ये जो आपकी वास्तविक रेखा है ये क्षेत्रफल, और आपका ये जो हमने जो माप किया है ये जो हमारी आ रही है ये क्षेत्रफल, दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो गिनी कोएफिशिएंट होता है मित्रों। तो इसको आप याद रखिएगा। और गिनी गुणांक का जो अधिकतम मूल्य होगा वो 1 होगा, क्योंकि अधिकतम 1 हो सकता है अनुपात। ये हो सकता है कि वास्तविक और जो काल्पनिक है दोनों सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और न्यूनतम 0 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य कितना होता है? 1 होता है, और न्यूनतम मूल्य कितना होता है? 0 होता है मित्रों।
और अगर गिनी गुणांक को हम 100 से गुणा कर दें तो हम गिनी सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं, और गिनी सूचकांक के आधार पर जो है गरीबी का सापेक्षिक मानक निकाला जाता है मित्रों। तो इसको आप तैयार रखिएगा, कई बार पूछा जाता है लारेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो गरीबी के सापेक्षिक माप से संबंधित है। मित्रों, गरीबी का एक निरपेक्ष प्रतिमान भी होता है। निरपेक्ष प्रतिमान का मतलब एक वंचना की हम ऐसी अवस्था आइडेंटिफाई कर लें जिसके नीचे के लोगों को हम वास्तव में गरीब कह सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी आदमी के पास 2 कारें हैं तो उसे गरीब कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी भी नहीं है, उसे मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसे निश्चित रूप से गरीब कहा जाएगा। इसके लिए एक जो प्रमाणक माना गया वो माना गया गरीबी की रेखा। तो गरीबी की रेखा, लाइन ऑफ स्टारवेशन इसे कहते हैं, पावर्टी लाइन कहते हैं। पावर्टी लाइन क्या होती है? पावर्टी लाइन आय का वो स्तर है जिसके नीचे इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। जैसे अमेरिका में जो निर्धनता रेखा है वो भारत में जो निर्धनता रेखा है उससे काफ़ी ऊपर है, और औसत आय के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन गरीबी की रेखा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मित्रों। भारत में अगर हम निर्धनता के निर्धारण की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहला जो प्रयास किया था वो दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था, और 76 में इन्होंने जो है अपना जो है एक एस्टीमेट निकाला था नेशनल इनकम पर कैपिटा, और ये जो था 1867-68 में इन्होंने निकाला था। और इन्होंने जो नेशनल इनकम निकाली थी 340 करोड़ निकाली थी, और पर कैपिटा इनकम जो निकाली थी वो 20 रुपये निकाली थी। तो ये तो बहुत पुराना था, 1876 का था, 1867-68 के मानक पर था, और 20 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नीलकांत दांडेकर और वी एम रथ का है। 1971 में इन्होंने सबसे पहले जो है असेसमेंट किया, और ये जो असेसमेंट था ये नेशनल सैंपल सर्वे के डाटा पर आधारित था, और ये डाटा था 1960-61 का। तो एक क्रम मिलाने को कई बार पूछा गया है। तो नीलकांत दांडेकर और वी एम रथ का जो है गरीबी की रेखा है। उसके बाद वाई के अलग साहब जो है, इस वाई के अलग समिति का गठन जो है 1979 में योजना आयोग द्वारा किया गया था, और इन्होंने जो है आधार वर्ष 1973-74 को मानते हुए एनएसएस के आंकड़ों का प्रयोग किया। इस कमेटी की बात यह थी कि पहली बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा डिसाइड की गई। लकड़ावाला समिति, ये आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कैलोरी की मात्रा आपको पता ही है कि 2100 और 2400 है। इसके बाद जो है हम देखते हैं लकड़ावाला समिति। तो लकड़ावाला जो समिति है ये इसका गठन 1993 में योजना आयोग द्वारा किया गया था, और इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सूचकांक की बात की। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए CPI AL निकाला गया, CPI AL एग्रीकल्चर लेबर, और शहरी क्षेत्रों के लिए CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये दोनों जो है ये लकड़ावाला समिति द्वारा दिया गया। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर की जो हमारी समिति आती है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है इसका गठन वर्ष 2004 में योजना आयोग द्वारा किया गया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी गई, और इन्होंने कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर जो है निकाला शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और उपभोक्ता वस्तुओं का महत्व। यानी इन्होंने जो है जो बास्केट बनाई जिसके आधार पर रखा। खास बात यह था कि ग्रामीण और शहरी के लिए एक ही बास्केट इन्होंने बनाई थी। लकड़ावाला समिति ने ग्रामीण के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खींचा था और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग खींचा था। लेकिन ये जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, इन्होंने बास्केट एक ही रखा, और एक ही बास्केट के आधार पर 2 लाइनें जो हैं खींची, जो मैंने आपको बताया भी था कि कैलोरी के आधार पर हमारी थी। तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के बाद जो है सरकार ने एक कमेटी और बनाई थी, वो थी सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन की जो कमेटी है वो 2014 में निर्धनता रेखा को इन्होंने परिभाषित किया था। इनके हिसाब से शहरी में जो लोग 47 रुपये प्रतिदिन जो है कमाते हैं, और गांव में जो 32 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, उन्हें जो है गरीबी रेखा से ऊपर इन्होंने रखा था। तो वैसे 47 रुपये प्रतिदिन से ऊपर रखना और 32 रुपये प्रतिदिन से ऊपर रखना बहुत न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन इन्होंने जिन आंकड़ों का प्रयोग किया उसके आधार पर सी रंगराजन साहब ने निकाला था। जबकि जो हमारी सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी इसने और भी कम किया था, इसका लगभग 32 रुपये था। तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी की, और तेंदुलकर कमेटी के आकलन को खारिज करके ही रंगराजन समिति ने अपनी जो है रिपोर्ट दी थी।
रंगराजन समिति के अलावा एक और जो कमेटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआर हासिम व एनसी सक्सेना कमेटी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो एसआर हासिम की जो कमेटी है, ये इसका जो गठन हुआ था वो शहरों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किया गया था, और इन्होंने जो आकलन किया, सामाजिक आर्थिक जात जनगणना जो आपकी हुई थी 2011 में, इसके आधार पर आकलन किया। जबकि एनसी सक्सेना समिति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है निर्धनता पर। तो ये मित्रों जो है आज का जो मैंने टॉपिक कवर किया है ये हमारा विकास पर आधारित है। हमने देखा विकास से रिलेटेड जो हमारे मेन मॉडल थे, और गरीबी को हमने समझने की कोशिश की है। तीसरा जो चैप्टर है वो हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। इसमें मैंने अनावश्यक फैक्ट्स डालने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इधर नए आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तो फैक्ट्स जो आप डालेंगे वो करंट अफेयर से ही डालेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें आप जो है फैक्ट के रूप में अगर आपको देखना हो तो आप योजना आयोग की जो वेबसाइट्स है, उस नीति आयोग की जो वेबसाइट्स है उससे देख सकते हैं, या हमारी जो आर्थिक समीक्षा है, तो आर्थिक समीक्षा पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उससे आप फैक्ट ले सकते हैं। गरीबी रेखा की जो माप है, गरीबी रेखा और लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, इन सब चीज़ों से लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे का जो वीडियो हमारा आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पर आएगा, और इस प्रकार से हमें पूरी इकोनॉमी को जो है कोशिश करनी है, जल्दी से जल्दी हमें कवर करना है। अगर ये वीडियो में कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।